गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 क्लास 11 सॉरी पहले 11th में देखिए फर्स्ट पेपर में क्लास 11 फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर नेम है रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना। रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना। रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना चैप्टर नेम है फर्स्ट पेपर में रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना। रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना, ठीक है। रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना इनमें पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। लास्ट हेडिंग जो पढ़ाई थी वो हमने पढ़ाई थी आपको परमाणु त्रिज्याएं। नेक्स्ट हेडिंग आज है फजान का नियम, कुछ लोग इसी कहते हैं फायांस का नियम। अगली हेडिंग फायांस का नियम, कहीं किताबों में दिया फजान का नियम। फजान या फाजान डाल दो हेडिंग फायांस का नियम या फाजान का नियम। लिखिए सन 1924 में फायांस ने एक नियम प्रस्तुत किया। सन 1924 में फायांस ने एक नियम प्रस्तुत किया, एक नियम प्रस्तुत किया जिसके अनुसार डेफिनेशन लिखिए, समान आवेश के बड़े धनायन की तुलना में समान आवेश के बड़े धनायन की तुलना में समान आवेश के बड़े धनायन की तुलना में छोटे धनायन द्वारा ऋण आयन का दुर्बल अधिक होता है। ऋण आयन का दुर्बल अधिक होता है। ऋण आयन का दुर्बल अधिक होता है। किसी ऋण आयन के प्रति समान आवेश के धनायनों की किसी ऋण आयन के प्रति समान आवेश के धनायनों की समान आवेश के धनायनों की दुर्बल क्षमता धनायनों की साइज घटने के साथ बढ़ती है। दुर्बल क्षमता धनायनों के साइज घटने के साथ बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं। सुनो, जैसे KCl, NaCl, LiCl, यानी पहले पोटेशियम क्लोराइड 19 होता है, फिर सोडियम क्लोराइड 11 होता है, फिर लिथियम क्लोराइड लिथियम LiCl, ठीक है। तो 19 11 3 यानी कि ये धनायन घटने का क्रम है। नीचे लिख सकते हैं धनायन घटने का क्रम, ठीक है। इसी के नीचे फिर लिख लेंगे CaCl2
इनमें भी धाराएं सब में घट रहे हैं, लेकिन साथ में क्लोरीन दो दो लगे हैं, तो इसमें भी आप लिख सकते हो धाराएं घटने का फिर नोट कर लो फायांस का नियम में एग्जाम्पल नोट कर लीजिए सभी लोग, जहाँ ना समझ में आया बता दें। अगली हेडिंग है संयोजकता आवरण सिद्धांत। संयोजकता आवरण सिद्धांत। संयोजकता आवरण सिद्धांत। संयोजकता आवरण सिद्धांत जिसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बी से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है। हेडिंग डालो BVT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिखिए BVT में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिखिए बेटा, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार लिखिए परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिविम आकाश में, त्रिविम आकाश में विभिन्न आकार, त्रिविम आकाश में विभिन्न आकार कौमा आकृतियों, कौमा आकृतियों और अभिविन्यासों के परमाणु ऑर्बिटलों में, और अभिविन्यासों के परमाणु ऑर्बिटलों में वितरित रहते हैं, परमाणु अभिविन्यासों में वितरित रहते हैं तथा एक ऑर्बिटल में अधिकतम, तथा एक ऑर्बिटल में अधिकतम विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में उपस्थित, एक ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में, 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में चक्रण करते रहते हैं, चक्रण करते रहते हैं, चक्रण करते रहते हैं। चक्रण करते रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिग्मा और पाई1। सिग्मा, सिग्मा का निशान ऐसे है, और पाई1, पाई1 इंग्लिश में इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सभी बच्चे पहली हेडिंग डालेंगे सिग्मा बॉन्ड, सिंबल बीच में बना है, हेडिंग डालो सिग्मा बॉन्ड, हेडिंग डालो सिग्मा बॉन्ड। लिखिए 2 ऑर्बिटलों का, परिभाषा लिखिए 2 ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पर, 2 ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पर, एक ही अक्ष पर, 2 ऑर्बिटलों का एक ही अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अति व्यापन होने से,
जो सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, उसे सिग्मा बंध कहते हैं, उसे सिग्मा बंध कहते हैं। समझ लो, अगर दो ऑर्बिटलों के पार्श्विक अतिव्यापन से, यानी दो ऑर्बिटलों के पार्श्विक अतिव्यापन से, उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन होने से जो सहसंयोजी बंध बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको पीछे में पढ़ा है ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार होती है, पी ऑर्बिटल की आकृति डंबल आकार की होती है और डी ऑर्बिटल की आकृति डबल डंबल आकार की होती है और एफ ऑर्बिटल की आकृति जटिल होती है। तो दो एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल, इनके दोनों के बीच में जो कॉमन है उसी को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जरूरी नहीं कि दो एस ऑर्बिटल हो, एक एस ऑर्बिटल हो गया और एक पी ऑर्बिटल हो गया। ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। इनके बीच में जो कॉमन है, इसके बीच में जो कॉमन में अतिव्यापन होता है दोनों के बीच, इसी को हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और भी सुन लो, इस तरह से भी हो सकता है। दो डंबल हैं, दोनों के बीच में कॉमन कहाँ हो रहा है? एक ही बार तो कॉमन हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। नोट कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड में दो पार्श्विक एस 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 पी या पी पी दोनों ऑर्बिटल, बोला है दो पार्श्विक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से जो सहसंयोजी बंध बनता है, जो सहसंयोजी बंध बनता है, जो सहसंयोजी बंध बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सामने आपको बने स्ट्रक्चर बना लीजिए, दोनों के स्ट्रक्चर, ठीक है, बन जाए। फिर इसके बाद कुछ उदाहरण हम आपको लिखवाते हैं, बताते हैं। पहले आपको एक ऐसे उदाहरण, जैसे मान लो हमने लिख दिया CH4 मीथेन, कितना कार्बन? 1, हाइड्रोजन 1 2 3 4 है, तो आपका 1 2 3 4, एक कार्बन है, कितने बॉन्डों से गिरा? 4 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4। तो जब 4 है इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, यानी कि जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सभी सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी है डालो पाई बॉन्ड, हेडिंग डालो पाई बॉन्ड, हेडिंग डालिए पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड लिखिए। पाई बॉन्ड में फिर वही परिभाषा, डेफिनेशन लिखिए। दो पी ऑर्बिटलों के पार्श्विक अतिव्यापन से, दो पी ऑर्बिटलों के पार्श्विक अतिव्यापन से, पार्श्विक अतिव्यापन से जो सहसंयोजक बंध बनते हैं, पार्श्विक शब्द ऐसे लिखना नहीं, गलत कर दो। दो पी ऑर्बिटलों के पार्श्विक अतिव्यापन से, पार्श्विक अतिव्यापन से, पार्श्विक अतिव्यापन से जो सहसंयोजक बंध बनते हैं उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड
पी ऑर्बिटल यही होता है डबल आकार का। तो बोला है दो पी ऑर्बिटलों के पासली अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। सीखने का मतलब जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ सिग्मा बॉन्ड होता है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होगा। कितना हमको समझा दिया। जैसे इसका बॉन्ड मान लो C2H4 H3 लिखा है, C डबल बॉन्ड C, ये स्ट्रक्चर हो गई 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 सिग्मा और एक पाई, 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। तब जब आपका डबल बॉन्ड लगा होता है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड लगा होता है। नोट कर लीजिए, कल आपको एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के बारे में विस्तार से बताएंगे। जहाँ आपको ना समझ में आए पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।